हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। हम लोग क्लास 11 में वेक्टर पढ़ रहे थे और वेक्टर में पढ़ते पढ़ते वेक्टर को समझते समझते हम क्रॉस प्रोडक्ट पे आ करके रुके थे। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते वक्त हमने देखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होता है। तो क्या होता है? तो क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन होता है, अगर हम ए क्रॉस बी लिखते हैं तो ए क्रॉस बी का डेफिनेशन होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। हम आदतों से क्या है कि पहले हम लिखते हैं पूरा ताम झाम के साथ, स्टाइल के साथ, लेकिन हम फिर सिंपली लिखते हैं। तो सिंपली लिखा है हमने आज आई बी साइन थीटा एन कैप। ये एन कैप क्या है? ये एन कैप है ए से बी की ओर अगर हम उंगलियों को घुमाएं, दाहिने हाथ की राइट हैंड थंब रूल, ए से बी की ओर अगर घुमाएं तो जो हमारा अंगूठा का डायरेक्शन होगा वो हमें एन कैप का डायरेक्शन देगा। एन कैप मतलब एक नॉर्मल वेक्टर है जो दोनों वेक्टर से जो प्लेन बन रहा है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के चलिए आज फिर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आज हम इसे थोड़ा समझने की भी कोशिश करेंगे, फिर हम इसके यूजर्स देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमारे दिमाग में क्रॉस प्रोडक्ट का ख्याल आना चाहिए और इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये सब भी हम देखेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की। तो मान लीजिए कि फिर से वही दरवाज़ा खुलने वाली बात, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया जाएगा दरवाजे को जरूर खोला और बंद किया जाएगा, ठीक है। हम लोग अगर फिजिकली क्लास में होते तो दरवाज़ा, कल एक मीम भी आया था इस पे कि जब भी टीचर टॉर्क या क्रॉस प्रोडक्ट की बात करता है तो दरवाज़ा डरने लगता है, ठीक है। तो दरवाजे की बात होगी, पर अभी हमारे पास कोई दरवाज़ा नहीं है तो हम इस किताब से काम चलाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये मान लीजिए कि हमने यहाँ से याद करिए, हमने एग्जाम्पल लिया था कि इसको हम दरवाज़ा अगर मान लें तो इसे हमें अगर खोलना है तो ये इस तरह से खुलेगा। तो फोर्स हम कैसे लगाएं? तो फोर्स लगाने के दो तरीके होंगे। एक तो ये होगा, दो वेक्टर हैं इसमें इंक्लूडेड। एक वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या बोल सकते हैं कि जो इनके बीच का दूरी है कि नहीं। तो वो जाहिर सी बात है, देखिए ये दरवाज़ा का, इसके अबाउट दरवाजे को खुलना है तो यहाँ से जितनी दूर हम अप्लाई करेंगे उतना बेहतर खुलेगा दरवाज़ा। हम यहीं पे ठोकते रहें कभी नहीं खुलेगा, यहाँ पे ठोकें, थोड़ा दम लगाना पड़ेगा, पर दरवाज़ा यहाँ पे खोलें, जरा सा हम हल्का सा धक्का देंगे दरवाज़ा अपने आप, अगर थोड़ा सा लूज है तो गजब अपने आप जाके टकराएगा, ठक ठक होने लगेगा। तो हम यहाँ से जितनी दूरी पे जा रहे हैं तो ये दूरी हम किधर जाके नापेंगे? जाहिर सी बात उधर जाके नापेंगे। तो ये दूरी आर का डायरेक्शन उधर की ओर आया, ठीक है। और जो फोर्स लगाएंगे, अगर फोर्स पे हम दरवाजा को ऐसे धकेलें तो क्या दरवाजा कभी घूम के खुलेगा? कभी नहीं खुलेगा। तो हम फोर्स ऐसे लगाएंगे और आर वैसे होगा तो 90 डिग्री पे काम करना चाहिए, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को 90 डिग्री पे काम करना चाहिए, तो हमारा दरवाजा सबसे आसानी से खुलेगा। अगर 0 डिग्री पे काम करेगा तो हमारा दरवाजा खुलेगा ही नहीं, ठीक है, हमारा दरवाजा खुलेगा ही नहीं। और अगर हम काम कर दें 60 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, तो फिर भी हमारे दरवाजे को खुलने में हल्की फुल्की दिक्कत आएगी। तो ये सारी बातें हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं, हम मानते हैं इन्हें। अब करना ये होता है, इसमें समझना ये था सबसे पहले साइन थीटा को, जिसे हमने समझा भी था कि साइन थीटा क्यों आ रहा है। साइन थीटा इसलिए आ रहा है कि 0 डिग्री पे ये मिनिमम है, 0 डिग्री पे ये मिनिमम है और 90 डिग्री पे मैक्सिमम है। तो ये नेचर तो साइन का ही होता है ना कि 0 डिग्री पे मिनिमम और 90 डिग्री पे मैक्सिमम, तो इसीलिए इसमें साइन थीटा आ रहा है। ये एन कैप क्यों आ रहा है इसे हम समझते हैं। ये कन्वेंशन का हिस्सा है, ये हमने जो मान रखा है शुरू से, ये उसका हिस्सा है। तो चलिए इसको समझने के लिए आज हम सर्किल में घूमते हैं, क्योंकि हम दरवाजा खोलेंगे तो सर्किल तो बनेगा, घूमेगा चीज, तभी क्रॉस का ज्यादातर काम आता है, जब चीजें घूमने लगती हैं। तो चलिए आज दरवाजा खोलते हैं, हम थोड़ा घूमते हैं और आ जाते हैं सर्किल में। तो सर्किल में अगर हम घूमें तो सोचिए, अगर मैं यहां से यहां तक गया तो इसे आप डिस्टेंस कहते हैं, या इसको अगर सीधा ले लें तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आप जो सर्किल पे चलते हैं उसको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं। पर सर्किल में इस चीज को नापने का एक और तरीका था कि आप जैसे मान लीजिए आप यहां से यहां गए, तो इस सर्किल में नापने का केवल ये तरीका नहीं था कि आप यहाँ कितना दूर गए, ये भी नापा जा सकता था कि आपने कितना एंगल कवर किया। तो इसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
जैसे आप अगर यहाँ से यहाँ गए तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो लाइन में होता है, तो उसे हम कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वो हमेशा सीधा लाइन में होता है। पर एंगल भी तो हम नाप सकते थे, उससे भी तो पता चल सकता था कि हम कितनी दूर गए हैं सर्किल में, तो उसे कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट बचपन में एस लिखा करते थे या एक्स लिखा करते थे, उसी तरह लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा लिखते हैं। तो सोचिए ये डिस्प्लेसमेंट चेंज होने लगता था तो आ जाता था वेलोसिटी, तो यहाँ भी तो एंगल चेंज होगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। और यहाँ पे अगर मान लीजिए हम बात करें वेलोसिटी के चेंज होने का, तो आता था एक्सेलरेशन, तो यहाँ आएगा अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या हुआ भाई, ये सब हो क्यों गया? तो देखिए ये सब कुछ खास बात नहीं है। यहाँ आप देखिए मीटर में नापते थे, यहाँ आप एंगल नाप रहे हैं तो रेडियन में हम नापेंगे। यहाँ आप मीटर पर सेकेंड में नापते थे, तो यहाँ आप ओमेगा नाप रहे हैं तो रेडियन पर सेकेंड में नापेंगे। यहाँ आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में नापते थे, गेस करिए, यहाँ हम नापेंगे रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में। तो क्या मतलब है, अगर हम कह दें कि 5 रेडियन हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो 5 रेडियन का मतलब आप 5 रेडियन घूम गए। 5 रेडियन लगभग 300 डिग्री के आसपास, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैथमेटिकल टूल्स में कि एक रेडियन लगभग 60 डिग्री के बराबर होता है, एग्जैक्टली नहीं, लगभग 60 डिग्री के बराबर होता है। तो 5 रेडियन लगभग 300 डिग्री के आसपास होगा। ठीक है, तो 5 रेडियन हम घूम गए, यानी हम 300 डिग्री घूम गए। क्या मतलब है, 2 रेडियन पर सेकेंड या फिर 10 डिग्री पर सेकेंड, मान लीजिए हम ऐसा लिखते हैं ओमेगा को, क्या मतलब है? तो आप सोचिए अगर हम 2 मीटर पर सेकेंड लिखते तो आप समझ जाते कि 1 सेकेंड में 2 मीटर जाता है। तो अगर हम 10 डिग्री पर सेकेंड लिखेंगे तो 1 सेकेंड में 10 डिग्री घूमता है, 1 सेकेंड में 2 रेडियन है, 2 रेडियन घूमता है 1 सेकेंड में। तो ये मतलब हो गया। सोचिए क्या मतलब निकलेगा, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर या 10 डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हर सेकेंड 2 रेडियन पर सेकेंड हमारा स्पीड बढ़ जाता है। यही ना मतलब निकलेगा 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का, कि हर सेकेंड, जैसे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या मतलब है, हर सेकेंड हमारा स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है। अभी अगर हमारा स्पीड 4 है तो अगली बार 6 हो जाएगा, 6 है तो अगली बार 8 हो जाएगा। तो उसी तरह 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब हो गया कि हर सेकेंड हमारा स्पीड 2 रेडियन पर सेकेंड बढ़ जाएगा। ये सारी बातें हमें आज बाद में पढ़नी ही है, पर आज हम इन्हें बस ऐसे देख ले रहे हैं कि कम से कम हमें क्रॉस प्रोडक्ट कुछ समझ में भी आ जाए। ऐसा क्या है कि हम बस फॉर्मूला रट के चलें और फॉर्मूले पे बात करें और फॉर्मूला ही रट करके क्वेश्चन बनाते रहें, नहीं, हम समझ के भी काम करेंगे। आगे समझना ही, हम थोड़ा सा भी एफर्ट लगा देते हैं, उससे क्या दिक्कत है। तो 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हर सेकेंड 2 रेडियन पर सेकेंड स्पीड हमारा बढ़ रहा है। अभी अगर हमारा स्पीड 4 रेडियन पर सेकेंड है तो आगे चल के ये 6 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, फिर 8 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। अगर मैं कहूँ 10 डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर, तो अभी मेरा स्पीड अगर 30 डिग्री पर सेकेंड है, मतलब कि मैं 1 सेकेंड में 30 डिग्री चल रहा हूँ और इतना एक्सेलरेशन कर रहा हूँ एंगुलर, तो जाहिर सी बात है अगली बार मेरा जो स्पीड हो जाएगा वो 40 डिग्री पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये सब इन मतलब होता है। ऐसे ही फॉर्मूला जैसे आप पढ़ते थे v = u + at, तो यहाँ वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, टाइम है, उसी तरह ही हो जाता है ओमेगा f = ओमेगा i + अल्फा × t। कुछ भी नया नहीं आता है, चीज़ें बस बदल जाती हैं, नाम बदल जाते हैं, दिखने में अलग ढंग से लगता है, पर कुछ भी नया नहीं होता है। सोचिए मैं आपको बोल दूं s = ut + ½ at², तो भाई आप बना लेंगे ना, इस थीटा से रिप्लेस हो जाएगा, तो हो जाएगा थीटा = ओमेगा i, ओमेगा i मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, प्लस ½ अल्फा t²। ये सर्कुलर हम पढ़ लिए, ऐसे ही मजाक में v² - u² = 2as, तो ओमेगा f का स्क्वायर माइनस ओमेगा i का स्क्वायर = 2 अल्फा × थीटा। तो ये हमारा हो गया, फॉर्मूला भी हमने देख लिया कि चलो ये सब चीज़ें तो हैं ही, और ये सब सर्कुलर में हमारा काम आने वाला सारा सेक्शन है। अब देखिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट से क्या लेना देना है। क्रॉस प्रोडक्ट से लेना देना ये है कि जब आप सर्किल में घूम रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए मैं सर्किल में ऐसे घूमा, तो ये मेरा लीनियर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी हुआ, ठीक है, मैं जो वेलोसिटी से चला 5 मीटर पर सेकेंड, तो वो मेरा वेलोसिटी हुआ या स्पीड हुआ, जो भी हुआ, और मेरा जो एक्सेलरेशन हो रहा था इस पे, वो मेरा एक्सेलरेशन हुआ। पर एंगुलर अगर हम माने, अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो हमारा जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा।
मैं सर्किल में अगर यहां चल रहा हूं, लीनियर की बातें अभी मैं कर रहा हूं, मैं एस वी और ए की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप अगर यहां पर हैं तो आपके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, जो कि अगली बार नेक्स्ट मोमेंट आप उधर की ओर हैं, नेक्स्ट मोमेंट आप उधर की ओर बढ़ जाएंगे। अलग बात है कि सर्किल में घूम रहे हैं तो थोड़ा इधर चले जाएंगे, तो अगली बार आपका थोड़ा देर बाद डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो यही तो होता है, सर्किल में हमारा डायरेक्शन चेंज होते रहता है। अगर हम v की बात करें और आप यहां पे हैं तो आपका v का डायरेक्शन इधर है। a की बात करें, आप अगर एक्सेलरेट कर रहे हैं तो ऊपर की ओर है, नहीं तो रिटार्ड कर रहे होंगे तो नीचे की ओर होगा। तो इन सब का जो डायरेक्शन है वो एक स्ट्रेट लाइन में है और इधर है। लेकिन अगर हम थीटा की बात करें, आप यहां पे थे, ठीक है, और यहां चले गए, तो ये थीटा का डायरेक्शन किधर है। तो थीटा का डायरेक्शन देखने के लिए एक डायरेक्शन असाइन किया गया कि आप इसको राइट हैंड थंब रूल से देखिए। आप शुरू में यहां थे, बाद में यहां आ गए, ठीक है, शुरू में यहां थे, बाद में यहां आ गए, तो यहां से वहां जाइए तो देखिए कहां आ रहा, ऊपर की ओर, यानी थीटा का डायरेक्शन आपका ऊपर की ओर है। कई लोग पूछते हैं ऊपर की ओर क्या डायरेक्शन का मतलब हुआ, क्या थीटा ऊपर की ओर लग रहा है, तो नहीं, हमें एक डायरेक्शन देना था। हमने ऊपर की ओर उस लाइन में एक्सिस के लॉन्ग ऊपर की ओर इसलिए दिया क्योंकि वहीं से सर्किल बेस्ट दिखेगा। सोचिए, मैं यहां से अगर खड़े होके देखूं, मैं यहां से अगर खड़े होके किसी को मूव करता हुआ देखूं, क्या मुझे सर्किल करता हुआ नजर आएगा? थोड़ा सोच के देखिए। अगर मैं यहां से मैं यहां पे खड़ा हो गया और देख रहा हूं कि वो गोल गोल घूम रहा है, पर क्या वो मुझे सर्किल करता हुआ नजर आएगा? मुझे लगेगा कि कभी नजदीक कभी दूर रहता है। ये तो सर्किल का लॉजिक ही नहीं है। सर्किल का लॉजिक तो ये है कि बराबर दूरी पे हमेशा रहता है। तो यहां से मुझे सर्किल नहीं दिखेगा, यहां से मुझे सर्किल नहीं दिखेगा, यहां से मुझे सर्किल नहीं दिखेगा। सर्किल कहां से दिखेगा? सर्कुलर मोशन कहां से नजर आएगा? सर्कुलर मोशन नजर आएगा यहां से, एकदम सेंटर से, या सेंटर पे ऊपर एक डंडा खड़ा कर दिए हम, या अंदर में एक डंडा खड़ा कर दिया और डंडे पे लटक गए, तो वहां से भी सर्किल अच्छा नजर आएगा। व्यू दिखेगा कि देखो सर्किल गोल गोल घूम रहा है, ऐसे ऐसे दिखेगा हमें। लेकिन अगर हम यहाँ खड़े हो जाए, हमें सर्किल दिखेगा ही नहीं। तो इसका जो एक्सिस होता है सर्किल का, वो बेस्ट पॉसिबल था लेने के लिए, और इसीलिए वो बनाया गया कि जो थीटा का डायरेक्शन होगा, जो ओमेगा का डायरेक्शन होगा, जो अल्फा का डायरेक्शन होगा, वो आपको राइट हैंड थंब रूल से निकालना है। और जहां कहीं भी ये सब बातें आ जाएंगी, आपको याद आ जाना चाहिए क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या आपको इनकैप का कंसेप्ट समझ में आया? क्योंकि जहां से हमें बेस्ट नजर आ रहा है सर्किल, हमने उसको चुना है। जहां से बेस्ट हमें सर्किल नजर आ रहा है उसका इनकैप, इसलिए परपेंडिकुलर में ही वो होता है। परपेंडिकुलर हम ऐसे भी अगर चले गए तो भी हमें सर्किल नजर नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा गोल है, तो हम ऐसे मूव किए तो यहाँ से हमें थोड़ी सर्किल नजर आएगा, एकदम यहाँ परपेंडिकुलर, तभी सर्किल नजर आएगा। तो वही इनकैप के पीछे का लॉजिक है, वही इनकैप के पीछे का बात है। तो ए क्रॉस बी होता था ए बी साइन थीटा इनकैप, ये हमने पढ़ा था। और हमने आज थोड़े से एग्जांपल्स लेके हम बातों बातों में कुछ और भी थोड़ा सा आगे का पढ़ गए, जो कि अच्छा ही है, क्योंकि आगे चल के जब ये बातें दोबारा आएंगी तो हमारे दिमाग में डिजॉल्व हो चुकी होंगी और हम कहेंगे कि अरे ये तो हमने पहले भी देखा था, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी साइन थीटा में हमने आपको जब भी लगे कि क्रॉस करना है कि डॉट करना है, तो आप इस चीज को एंगल बिटवीन वेक्टर लेकर के आप देख लीजिएगा कि अगर कॉस थीटा का भी आ रहा है, ठीक है, कॉस थीटा का भी आ रहा है, तो आप समझिएगा डॉट प्रोडक्ट करना है। और साइन थीटा का भी आ रहा है, साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो आप समझिए कि क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है, जैसे हमने दरवाजा खोलने की बात करी तो साइन पे डिपेंड कर रहा था, हम समझ जाएंगे कि दरवाजा खोलने में हमें क्रॉस लगाना पड़ेगा। वर्क की हमने बात करी थी तो वहां हमने देखा कि कॉस्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि वर्क निकालने में, काम निकालने में हमें डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी हमारे पास एग्जांपल्स लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं है, लेकिन आगे चल के ढेर सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे तो और आसानी से हम रिलेट कर पाएंगे। ज़्यादा आगे के एग्जांपल्स देने भी ठीक नहीं है कि नहीं, क्योंकि हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। अब 1-2 दिन के अंदर आपका मोशन शुरू हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि हम वहाँ पढ़ेंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें। तो ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन कैप, और इसे कल हमने कार्टेशियन फॉर्म में लिखा था। क्या गजब ह्यूज फॉर्मूला आया था, छोटा सा कहने चाहिए मजाक में, है ना। तो ए क्रॉस बी का हमने फॉर्मूला निकाला था, तो उसे आसान करने के हमने उपाय भी देख लिए थे कि आई कैप, जे कैप और के कैप। हो गया आसान, A1 B1 C1, A2 B2 C2, और इस तरह से हम लोग करेंगे तो आई कैप B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस जे कैप A1 C2 माइनस A2 C1, के कैप A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये फॉर्मूला हमने इस हिसाब से क्रॉस प्रोडक्ट का याद रखा था।
क्रॉस प्रोडक्ट का इस तरह से हमने बात करा था। तो क्रॉस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा खासियत देखिए क्या है। पहली बात, यहाँ से एंगल निकालने में उतना यूज नहीं करते हैं इसको। एंगल निकालने के लिए आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन एन कैप आपको लाना पड़ेगा तो कॉम्प्लेक्स ही हो जाता है। तो एंगल निकालने के लिए हमेशा डॉट प्रोडक्ट का ही ज्यादातर यूज करते हैं एंगल वगैरह प्रूफ करने में। पर आपसे कोई चीज दे दिया जाए और बोला जाए कि भैया इसका परपेंडिकुलर कुछ वेक्टर निकालो, कुछ परपेंडिकुलर का व्यवस्था करो, तो फिर हमें याद आना चाहिए कि अच्छा परपेंडिकुलर का व्यवस्था करना है तो एक चीज तो होता है वेक्टर में, एक चीज तो है जो परपेंडिकुलर का व्यवस्था कर देता है और वो है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको परपेंडिकुलर का व्यवस्था हमेशा यहां से करना है। हमने आई कैप जे कैप के कैप वाला भी कंसेप्ट देखा था कि आई कैप है, जे कैप है और के कैप है, तो किसको प्लस लिखना है किसको माइनस लिखना है, ये कंसेप्ट हमने देखा था। कंसेप्ट क्या था कि आप आई से घूमे, एंटी क्लॉकवाइज आपने घूमने का चुना है, तो आप आई क्रॉस जे लिखेंगे के क्रॉस आई जे क्रॉस के आई ऐसे। लेकिन आप आई क्रॉस के करेंगे तो आप उल्टा घूम रहे हैं तो हो जाएगा माइनस जे। ये हमने देखा था। और इन सब बातों के आधार पे चलिए एक अच्छा 3D का क्वेश्चन करते हैं। हुआ ये, क्वेश्चन में ये कहा गया, बड़ा लंबा चौड़ा लिखा गया, ठीक है, कि एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दिया हुआ है, समझ ही रहे हैं, एक्स मान लिया वाई मान लिया, तो हमारी मजबूरी हो जाएगी एक्स क्रॉस वाई हमें जेड मिलना चाहिए, आई क्रॉस जे हमें के मिलना चाहिए, तो हमारी मजबूरी हो गई कि जेड हमें इधर ही मानना पड़ेगा। और क्योंकि ये लाइन हमने 3D में माना है तो इसे हम डॉटर लाइन से बनाएंगे, डॉटर लाइन से इसका निर्माण हम करेंगे। 3D में जो भी हम बनाएंगे डॉटर लाइन से बनाएंगे। और कहा यह गया कि एक प्लेन है, एक प्लेन है जो एक्स एक्सिस को 1 दूरी पे काटता है, वाई एक्सिस को 2 दूरी पे काटता है और जेड एक्सिस को 3 दूरी पे काटता है। एक प्लेन है, एक ट्रायंगल है, एक प्लेन है जो एक्स एक्सिस को 1 दूरी पे, वाई एक्सिस को 2 दूरी पे और जेड एक्सिस को 3 यूनिट पे काटता है। तो सोचिए प्लेन कुछ है कैसा बनेगा, ये प्लेन कुछ ऐसा बनेगा। चलिए हम स्ट्रेट लाइन सीधा बना दे रहे हैं, देखिएगा थोड़ा इमेजिन कीजिएगा, ये कुछ इस तरह का प्लेन है। आप सोच पा रहे हैं कैसा है, ये किस तरह का है, ये इस तरह से कैसे बना होगा ये प्लेन, ठीक है। ये प्लेन बना गया और बोला गया कि इसके परपेंडिकुलर में जो वेक्टर होगा, परपेंडिकुलर में उसको निकालना है, उस परपेंडिकुलर वेक्टर को फाइंड करना है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसमें एक प्लेन है, एक सतह है जो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट उसका 1 है, वाई इंटरसेप्ट उसका 2 है और जेड इंटरसेप्ट उसका 3 है। उस प्लेन के परपेंडिकुलर में जो वेक्टर है उसको फाइंड करना है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करें, उसके बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए पहले हम क्या करते हैं कि ये सारे कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। सारे कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, हम कोई 2 वेक्टर ले आएंगे और वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें तो वेक्टर मिल जाता है ना परपेंडिकुलर। वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमें जो वेक्टर मिलता है वो तो परपेंडिकुलर ही मिलता है। और फिर हम यूनिट वेक्टर अगर हमें निकालने बोला गया है, क्योंकि कैप बोला गया है, तो हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, वो आसान सी बात है। तो चलिए इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये जब हम लिखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 1,0,0। इसका जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा, पहले इसका लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0,2,0, क्योंकि एक्स इसका 0 है। इसका हो जाएगा 0,0,3। ये 3 वेक्टर्स यहां पे आएंगे, ये 3 वेक्टर्स की बातें यहां पे होंगी। अब हमें क्या करना है, हम 2 वेक्टर कोई भी चुन सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ऑप्शंस है। हमें कोई भी 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसके परपेंडिकुलर हमें मिल जाएगा। तो मान लीजिए अगर हम ये और ये चुनते हैं, हम ये और ये भी चुन सकते हैं, हम ये और ये भी चुन सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, कोई एक तरीके से आपको बना के दिखा देंगे। बाकी 2 तरीके जो हैं वो आप खुद लगा करके देखिएगा और देखिएगा कि सेम आंसर आता है कि नहीं आता है। तो देखिए पहले इसके परपेंडिकुलर करते हैं, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर करें तो हमें क्या मिलेगा, ये दोनों वेक्टर का करते हैं। तो पहले वेक्टर को निकालने का क्या तरीका था, फाइनल में से इनिशियल हमेशा माइनस कर दीजिए, फाइनल में से इनिशियल हमेशा माइनस कर दीजिए,
तो आपको वेक्टर मिल जाता था। तो अब हम इन पॉइंट्स का नामकरण कर देते हैं और इसे डायरेक्शन दे देते हैं। तो मान लीजिए ये हो गया ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी, और मान लीजिए ये पॉइंट हो गया सी। डायरेक्शन अगर हम देते हैं तो ऐसे तो इसमें एंगल बिटवीन वेक्टर का हमें ख्याल नहीं रखना है क्योंकि हम इससे निकालने वाले हैं, पर डायरेक्शन देने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसको इधर मान लेते हैं और इसको इधर मान लेते हैं। जैसे ही हमने ये डायरेक्शन दिया, सोचिए इस लाइन पे कौन फाइनल है कौन इनिशियल है। तो ये फाइनल है और ये इनिशियल है कि नहीं? ये फाइनल और ये इनिशियल है। और जब भी हमें वेक्टर लिखना होता है तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। यानी अगर हम BC वेक्टर लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे क्या, ये पॉइंट अगर ऑरिजिन है O तो OC माइनस OB, ये लिखेंगे ना। तो लिखेंगे OC माइनस OB, OC माइनस OB। OC वेक्टर क्या होगा? OC वेक्टर होगा आई कैप, 1 आई कैप या आई कैप बोलेंगे। और OB वेक्टर होगा माइनस तो ये फॉर्मूला का लाया, और OB वेक्टर क्या होगा 3K कैप, तो माइनस 3K कैप। यानी BC वेक्टर हमें मिल गया आई कैप माइनस 3K कैप। आ जाते हैं हम अपने वेक्टर, क्या ये AB वेक्टर है कि BA वेक्टर है? हमने जो डायरेक्शन माना है, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, उस हिसाब से ये AB वेक्टर है कि BA वेक्टर है? तो नहीं, ये तो AB वेक्टर नहीं है, ये तो BA वेक्टर है। और BA वेक्टर के लिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे OB। देखिए फाइनल क्या है? फाइनल A है, तो OA मतलब ये वाला वेक्टर, ठीक है, माइनस OB वेक्टर। फाइनल माइनस इनिशियल। देखिए B वाला पॉइंट जो हम लिख रहे हैं, इसे अगर मान लीजिए ये जैसे फाइनल, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो ये वाला पॉइंट अगर हम लिख रहे हैं तो OA वेक्टर ही हुआ ना, और ये वाला पॉइंट हम लिख रहे हैं तो OB वेक्टर ही हुआ। हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें ये पूरा वेक्टर मिल जाएगा ना। तो वही हम लिख रहे हैं OA माइनस OB, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल सिंपल सा कंसेप्ट है। हम ऑरिजिन से 2 मीटर दूर हैं और फिर 8 मीटर दूर हैं, तो गए कितना? 6 मीटर गए। कैसे 6 आया 8 माइनस 2 करके। तो फाइनल में से इनिशियल घटा देते हैं तो हमें हमेशा चीज़ मिल जाती है, तो वही हम कर रहे हैं। तो OA कितना होगा? तो OA होगा 2J कैप माइनस OB कितना होगा? 3K कैप। ये हो गया, हमें वेक्टर्स मिल गए। पर क्या यही हमारा आंसर है? नहीं, हमें तो यूनिट वेक्टर निकालना है, परपेंडिकुलर वाला। इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर है हमें वो निकालना है। तो चलिए अब इसका क्रॉस करें। तो ये क्रॉस करेंगे तो BC क्रॉस BA करेंगे, हम रखते हैं अपने फॉर्मूले में। तो लिखेंगे आई कैप, J कैप और K कैप। पहला वेक्टर बोलिए हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 नहीं, आगे J वाला कंपोनेंट लिखते हैं, और इसमें J का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो 0 और माइनस 3। इस क्वेश्चन से हमें बहुत कुछ समझने के लिए मिल जाएगा। हम जब क्वेश्चन, हम तो कंसेप्ट समझ जाते हैं, पर क्वेश्चन जब बनाने लगते हैं तो ये सब कमियां आती हैं, जो कि ये तो कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें आएंगी क्वेश्चन बनाते वक्त, इसलिए क्वेश्चन बनाना ज़रूरी है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि आपसे क्वेश्चन बनना ज़रूरी नहीं है, आपका ट्राई करना ज़रूरी है, आपका क्वेश्चन बनाना ज़रूरी है। तो इसमें आते हैं, ये वेक्टर हम लिखते हैं, आप ही गेस करिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 0, 2 और माइनस 3, और ये हो गया हमारा। यही हमें कैलकुलेट कर देना है। इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें नॉर्मल वेक्टर मिलेगा। यूनिट वेक्टर तब भी नहीं मिलेगा, नॉर्मल वेक्टर मिलेगा। तो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए चलिए थोड़ा जगह बना करके नीचे लिखते हैं आई कैप। तो माइनस 3, ये तो 0 हो गया, माइनस 6, या सीधा लिखता हूं मैं 0 माइनस 6। उतनी भी जल्दबाजी क्या करनी है कि नहीं? तो ये हो गया आई कैप माइनस J कैप। जैसे हमने खोला ये गया, तो 1 इंटू माइनस 3, और ये 0 हो गया, तो माइनस 0, कोई फर्क नहीं पड़ता है 0 से, है ना। प्लस K कैप के बाद अगर हम लिखें तो ये और ये तो गया, तो बचा 2 माइनस 0। तो वेक्टर क्या बचेगा हमारे पास? वेक्टर बच गया 6 आई कैप प्लस 3 J कैप प्लस 2 K कैप। गलतियों का आप ध्यान दें,
गलती अगर हो जाए तो आप सुधार दें, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर ध्यान कंसेप्ट पे है हमारा, हालांकि कैलकुलेशन पे ध्यान आप दे सकते हैं। 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप क्या यूनिट वेक्टर है? नहीं, इसका मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही ज़्यादा दिख रहा है, इसका तो i कॉम्पोनेंट कोई भी कॉम्पोनेंट 1 से ज़्यादा है, तो ये कभी यूनिट वेक्टर हो नहीं सकता। इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी वेक्टर का? √6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये 36 प्लस 9 45, 45 और 4 49, तो ये हो गया 49। क्या 49 जाना पहचाना नंबर है? तो हाँ, ये 7 का स्क्वायर है, तो ये आ गया 7, यानी इसका मैग्नीट्यूड आ गया 7। तो अब हम लिखेंगे तो n कैप हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो होगा 6/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप प्लस 2/7 k कैप। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। और इस क्वेश्चन के बनाने के दौरान हम बहुत सारी बातें सीख गए। अगर आपने ये क्वेश्चन पोज करके नहीं बनाया था या आपने ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया था, तो आप इसे अभी एक बार बना लें, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको 3D भी बता रहा है, आपको वेक्टर प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि मैंने 2 वेक्टर्स दे रखे हैं और बोला क्रॉस प्रोडक्ट निकालो सीधा सीधा, नहीं, इसके लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ी। तो ये एक अच्छा सवाल हम इसे कह सकते हैं। तो आप इसे पहले बना लें और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और जो सीधे साधे सवाल होते हैं वो आपको दिए जाएंगे असाइनमेंट के रूप में, प्रैक्टिस के लिए वो ज़रूरी है, वो हमें करना है। पर क्लास में वैसे सवाल लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, डायरेक्ट सवाल लेने का, क्योंकि उससे हमारा समय भी बर्बाद होगा और हम बहुत ज़्यादा कुछ सीखेंगे भी नहीं। सीखने का एकमात्र तरीका है गलतियाँ करके। तो वो आप जब बनाइएगा सीधे साधे सवाल, जो गलतियाँ होंगी उससे आप सीख जाइएगा। क्लास में वैसे सवाल लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। हम जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो हमने उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखा था। तो आइए देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो इसके लिए हम चलिए 2 वेक्टर बनाते हैं और उसका क्रॉस करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो ये हमारा मान लीजिए वेक्टर ए है और ये हमारा मान लीजिए कोई भी दूसरा वेक्टर बी है। क्रॉस प्रोडक्ट में हम करेंगे क्या? हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और ए क्रॉस बी है तो एन कैप कर देंगे, ठीक है, यही करने वाले हैं। तो देखिए जब हम ऐसा करेंगे, सोचिए क्या होगा। होगा ये कि ये जो प्लेन बन रहा है, ठीक है, ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है, सोचिए बी साइन थीटा, अगर हम ये थीटा मान लें, ये और भी का, इसलिए देखिए हमने डायरेक्शन ऐसे लिया है कि ये थीटा मान सकते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर। तो बी साइन थीटा क्या होगा? देखिए ये वाला कंपोनेंट ऐसे अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें तो हो जाएगा बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा। तो मैं अगर लिखता हूं ए क्रॉस बी, तो ये आप लिखेंगे ना ए बी साइन थीटा एन कैप। 2 बातें पता चल रही हैं इससे। इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग में अगर हम जाएं तो 2 खुलासे होते हैं और ये दोनों हमें काम आएगा। एक हमें अभी काम आएगा और एक हमें, एक्चुअली दोनों कहें तो ज़्यादातर क्लास 12 में काम आएगा, पर कुछ काम आना शुरू हो जाएगा अभी से ही। तो ए बी साइन थीटा एन कैप, देखिए बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर का हमने बी साइन थीटा कर दिया, बी कॉस थीटा कर दिया। तो सोचिए ये तो पूरा हमने मैग्नीट्यूड ले लिया इतना दूर, और बी साइन थीटा जो लिया वो इसका हाइट है कि नहीं। इन दोनों वेक्टर को प्रोजेक्ट करने से जो पैरेललोग्राम बन सकता है उसका हाइट और बेस आपने गुना कर दिया कि नहीं। तो आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। यानी क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जिन 2 वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होते हैं, उससे क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमें उन दोनों वेक्टर्स किससे जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया मिल जाता है। और आपको मैंने बताया था, एक छोटा सा हिंट दिया था वेक्टर शुरू करते वक्त, कि एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए एन कैप भी आ रहा है, एन कैप मतलब इसका एरिया इधर है। अगर मैं ए यहाँ कर दूं, बी इधर कर दूं, तो इसका एरिया अंदर लेना पड़ेगा, एन कैप वैसा हो जाएगा। हालांकि बाद में आपको आज़ाद कर दिया जाएगा कि आप एरिया कैसे भी ले सकते हैं, कुछ चीज़ों के लिए और कुछ चीज़ों के लिए बांध दिया जाएगा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि ये हमें एरिया देता है। अब सोचिए मैंने कहा कि नहीं मुझे एरिया नहीं चाहिए, मुझे बस इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो हाफ ए बी साइन थीटा। तो इसके यूजर्स में भी है ये कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए भी हम क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो
ये इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स में से एक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका यही है कि हमें एरिया देता है, दो वेक्टर्स के बीच का एरिया देता है, पैरेललोग्राम का भी एरिया दे सकता है और ट्रायंगल का भी एरिया दे सकता है। ठीक है, चलिए इसके यूजर्स की बात करते हैं। इसके यूजर्स क्या हैं? तो देखिए, एंगल फाइंड करने के लिए तो हमारे पास पहले ही एक अस्त्र है जिसको हम कह रहे थे डॉट प्रोडक्ट। लेकिन सोचिए अब अगर मुझे पैरेलल करना हो तो पैरेलल में तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। भाई जिधर फोर्स है उधर ही रेडियस है, तो कैसे दरवाजा खुलेगा? दरवाजा खुलेगा ही नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो यानी कि वेक्टर पैरेलल। तो जब परपेंडिकुलर प्रूफ करना था, तो हम जाते थे डॉट प्रोडक्ट के पास। डॉट प्रोडक्ट को बोलते थे भाई देखो परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाता था, हम कहते थे परपेंडिकुलर है। सोचिए अगर हमें पैरेलल प्रूफ करना होगा, पैरेलल अगर प्रूफ करना पड़े तो हम डॉट प्रोडक्ट के पास जाएंगे, वो हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, लेकिन पैरेलल तो प्रूफ नहीं होगा उससे। हमें क्या पता वो वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो उसके लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत पहला यूज, एक तो सबसे पहला यूज तो ये होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में यूज करते हैं। ठीक है, और जहां भी फिजिकल क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट से निकलेंगी, जैसे कि आर क्रॉस एफ देखा था हमने, उससे टॉर्क निकला था, तो वो हम क्रॉस प्रोडक्ट से निकालेंगे। हमने एंगुलर मोमेंटम जो एंगुलर देखा आज, एंगुलर वेलोसिटी, वो क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो उससे वेलोसिटी निकलता है, तो वो भी यूज होगा। तो वो यूजर्स हैं पहला। लेकिन तो फाइंड पहला लिख ही लेते हैं ना, टू फाइंड फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड विथ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये है। दूसरा जो यूज है वह है टू प्रूव पैरेलल, टू प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर पैरेलल, दो वेक्टर पैरेलल हैं, इसका प्रूफ करने में भी, इसको प्रूफ करने में भी हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तीसरी जो बात है वो ये है कि अगर हमें एरिया निकालना हो, अगर हमें एरिया निकालना हो किसी ट्रायंगल का या किसी पैरेललोग्राम का, तो भी हम क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर्स निकालने हो, जैसे कि हमने देखा अभी क्वेश्चन भी बना करके, परपेंडिकुलर वेक्टर्स निकालने हो, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना हो, परपेंडिकुलर वेक्टर का इक्वेशन निकालना हो, तो उसके लिए भी हम क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब क्रॉस प्रोडक्ट के इस्तेमाल हैं जो हमें पढ़ते रहेंगे, और ये सब बातें हमें कभी भी ज़रूरत पड़ी, कभी हमारे क्वेश्चन में आए कि ऐसा ज़रूरत पड़ रहा है, हमें ध्यान आना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट से बात हो सकती है, क्रॉस प्रोडक्ट से हमारा सवाल सॉल्व हो सकता है। आइए अब हम क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसे आप ऐसे पढ़ें कि आप डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट एक पेज में लाइन डाल के उसे कंपेयर करें, यूजर्स में भी और प्रॉपर्टीज में भी, तो आपको ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट में अच्छा समझ में आएगा। याद करिए हमने शुरुआत में ही दोनों को कॉन्ट्रास्ट में समझने का कोशिश किया था। दोनों इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं, दोनों से अलग अलग चीज़ होता है, दोनों से अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन कॉन्ट्रास्ट में समझने से हमें क्लियर होता है। जब भी दो चीज़ें हों तो कॉन्ट्रास्ट बनाना चाहिए, तो आप ये ऐसा करें, इससे आपको सुविधा होगा। चलिए हम इंडिपेंडेंटली इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहला प्रॉपर्टी तो ये है कि ये जिस वेक्टर को हमें प्रोवाइड कराता है, ये जो वेक्टर हमें कैलकुलेशन के बाद देता है, वो दोनों वेक्टर के प्लेन से, जैसे ए क्रॉस बी हमने करा, तो इसके ए क्रॉस बी करने से हमें जो वेक्टर मिलेगा, पहली बात हमें वेक्टर मिलेगा, जो वेक्टर मिलेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। मतलब द वेक्टर डिराइव्ड बाय क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स ए एंड बी। ए और बी वेक्टर से जो प्लेन बने हैं, ए और बी वेक्टर से जो प्लेन का निर्माण हुआ है, उस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर वेक्टर देता है कौन? क्रॉस प्रोडक्ट। ये इसका पहला प्रॉपर्टी है। ठीक है, लंबी हो जाएगी बात, मैंने बोल दी है तो लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रॉपर्टी याद करिए, वहां डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव हुआ करता था, हम ए डॉट बी करें, बी डॉट ए करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत नहीं है? क्या ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस ए के? तो नहीं, ये बिल्कुल बराबर नहीं है, ये बिल्कुल बराबर नहीं है। ए क्रॉस बी अलग बात है, बी क्रॉस ए अलग बात है। ए क्रॉस बी अगर मेरे घर की ओर आता है तो बी क्रॉस ए पड़ोसी के घर की तरफ जाएगा।
तो इसमें बराबर कैसे कर सकते हैं? तो बराबर करने के लिए हम ये कर सकते हैं, इज इक्वल टू, हम बराबर करना ही चाहें कि नहीं हमें बराबर करना है, तो पड़ोसी के घर में एक माइनस लगा देंगे, तो वो तो हमारे घर में आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी बराबर अगर होगा तो माइनस बी क्रॉस ए के होगा, बी क्रॉस ए के बराबर कभी नहीं होगा। तो क्या डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है? डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव था, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। याद करिए, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ करता था। क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव है? क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकता है? हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकता है और होता है। आप ऐसे कर सकते हैं, बार बार निकाल के दोबारा से आप इसे कर सकते हैं, सॉरी, ए क्रॉस सी, ऐसा आप कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अपने आप के साथ डॉट प्रोडक्ट करते थे तो चीज स्क्वायर हो जाता था डॉट प्रोडक्ट में। क्या यहाँ ऐसा होगा? अपने आप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो भाई जीरो हो जाएगा, बोलेगा कोई फायदा नहीं है। ए क्रॉस ए इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, इसलिए आई क्रॉस आई हमने जीरो देखा था। वो आई जे की बातें वो भी कहीं कहीं प्रॉपर्टीज में लिखी रहती हैं, पर हम पढ़ चुके हैं उसे, तो उसका हम उतना बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि सर्किल बना सकते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो वेक्टर प्रोडक्ट के हैं, और आप इसे कॉन्ट्रास्ट में एक बार पढ़ें तो आपको ये अच्छा लगेगा और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब देखिए, एंगल निकालने के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, पर हमारा मन ही हो गया कि नहीं हम एंगल निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से। तो भाई यहाँ से भी आप थोड़ा ताम झाम करके निकाल सकते हैं। लिख सकते हैं हम कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो हम ये लिख देंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी बाई ए बी, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन ये एन कैप तो बच जाएगा ना, एन कैप कहाँ जाएगा? तो सोचिए एन कैप हमें कैसे मिलेगा? ये एन कैप, इसलिए मैं पढ़ा भी रहा हूं इसे कि एन कैप आपको पता चल जाए। एन कैप हमने हालांकि निकाल लिया है, वो हमने देखा है। कैसे निकाला था हमने? एन कैप निकाला था हमने, ए क्रॉस बी किया था पहले, याद है, और फिर उसका मॉडुलस लिया था। उस क्रॉस प्रोडक्ट से हमें जो मिला था, जो हमें हमारा 7 आया था, वो कैसे आया था? उस क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड लिया था हमने, उसको क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाला था। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी ये रखेंगे, तो ये देखिए यहाँ आप अगर रखिएगा तो आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला है साइन थीटा का, जो कि किसी काम का नहीं है। आप इसको ज़्यादा ध्यान में रखें। एंगल निकालने के लिए पहले से ही बेहतर तरीके हैं हमारे पास, तो हम उसमें क्यों भटकेंगे, ये ध्यान रखें। हालांकि ये इस्तेमाल हम कर चुके हैं, पर मैं चाहता था कि किताबों में आपको मिले तो आपको ये ना लगे कि ये पढ़ाया नहीं गया, इसलिए बता दिया। इसे हम प्रैक्टिकली सीख चुके हैं आज। तो क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज और डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज को कॉन्ट्रास्ट में रख के आप एक लिस्ट बनाएं, और हमने ये यहाँ पे देखा वेक्टर्स को गुना करने के, दो वेक्टर को गुना करने के दो तरीके देखे, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर को गुना करने के, दो वेक्टर को गुना करने का और कोई तरीका होता भी नहीं है। दो वेक्टर को गुना करने का यही तरीका है कि या तो हम डॉट प्रोडक्ट कर दें या तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कर दें। पर सोचिए मैं अगर 3 वेक्टर ले लूं, तो 3 वेक्टर लूंगा तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी कर सकता हूं। मैं कर सकता हूं ए क्रॉस बी डॉट सी, मैं कर सकता हूं ए डॉट बी क्रॉस सी। मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? मैं ये कर सकता, मैं इसमें से क्या क्या कर सकता हूं? तो देखिए ये जो किया मैंने, ये मैं कर सकता हूं। क्यों? इससे एक वेक्टर आएगा, फिर मैं सी के साथ क्रॉस कर दूंगा। इससे एक वेक्टर आएगा, मैं सी के साथ डॉट कर दूंगा। पर इससे तो स्केलर आएगा, मैं सी के साथ क्रॉस कैसे करूंगा? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरह से पॉसिबल, इम्पॉसिबल, 2 से अधिक वेक्टर में बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। उनमें से एक पढ़ते हैं हम, क्योंकि कभी कभी काम आ सकता है। नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप समझ रहे होंगे कि हम स्केलर क्यों कह रहे होंगे। स्केलर इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि हम जब तीनों को गुना करेंगे तो हमें एक स्केलर मिलेगा। आप ट्रिपल भी जान गए, हमने तीनों को वर्ड बोल दिया, तो जाहिर सी बात है 3 वेक्टर हम ले रहे होंगे, इसे ट्रिपल कह रहे हैं, और प्रोडक्ट मतलब हम गुना कर रहे हैं, इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका नाम है। तो 3 वेक्टर्स अगर हैं, अगर 3 वेक्टर्स हैं ए
बी और सी, तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करने का मतलब होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। मतलब दो का आप क्रॉस करें, किसी एक के साथ डॉट करें, तो ऐसे जो आप करते हैं वो कहलाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब यही निकला। देखिए ये पॉसिबल है क्योंकि ये एक वेक्टर आएगा, ये खुद एक वेक्टर है और इन दोनों वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट कर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात हमें क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। और 3 है तो ट्रिपल हो गया, और गुना कर रहे हैं तो प्रोडक्ट हो गया, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की अगर बात करें, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा, तो क्या कर सकते हैं कि एक वेक्टर हमने ले लिया, मान लीजिए ए इधर की ओर, एक वेक्टर हमने ले लिया बी इधर की ओर। ये सेम प्लेन में नहीं है, ये सेम प्लेन में मैं अब नहीं बना रहा, आप मान लीजिए कि अंदर की ओर है, हल्का सा अंदर की ओर। और एक वेक्टर हमने दूसरा ले लिया, मान लीजिए एक सी, कुछ भी। तो जब हम बी क्रॉस सी करेंगे, जब हम बी क्रॉस सी करेंगे, तो क्या हमें इससे बनने वाला पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। जब हम बी क्रॉस सी करेंगे तो क्या हमें इससे मिलने वाला पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। और सोचिए डॉट प्रोडक्ट हम किसका कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट हम ये कर रहे हैं कि बी क्रॉस सी से जो हमें मिला यानी परपेंडिकुलर, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ए का। यानी ए वेक्टर मान लीजिए, इसको मान लेते हैं, ये सी कर दिया हमने मान लीजिए, है ना, बी क्रॉस सी कुछ भी। तो बी क्रॉस सी से जो हमें वेक्टर मिल रहा है वो हमें परपेंडिकुलर मिलेगा ना, उसके साथ ए का। तो सोचिए ये जो एंगल बनेगा, यहां जो हम एंगल लेंगे वो परपेंडिकुलर और उसके बीच का लेंगे। तो कॉस वाला जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, कॉस वाला जो कंपोनेंट होगा इसको थोड़ा सा ऊंचा कर देगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से नहीं समझ में आएगी, मैं चाहता हूं कि आप सोचें और थोड़ा सा डाउट क्लास जब हो तो आप अच्छे से पूछें। मैं चाहता हूं कि आप सोचें कि इसका क्या मतलब निकला। पैरेललोग्राम को अगर आप ऊंचा कर देते हैं, पैरेललोग्राम के ऊपर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के ऊपर पैरेललोग्राम, बुक कैसे बनाया हमने, बुक हमने बनाया रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल, इसको कहते हैं क्यूबॉइड। उसी तरह पैरेललोग्राम के ऊपर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के ऊपर पैरेललोग्राम, तो उसको कहा जाता है पैरेललोपाइप। और इससे जो निकलेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम तो हमें मिल चुका, और इससे मैं ये कह रहा हूं, आप एक और सोच के देखें, नहीं पतेगा मैं बताऊंगा आगे चल के, आप एक और सोच के देखें, इससे जो मिलेगा उससे हमारा पैरेललोग्राम थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा और बनेगा पैरेललोपाइप। और अब एरिया भी नहीं रह जाएगा, मीटर 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 क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा। तो इससे मिलता है हमें, इसके कैलकुलेशन से हमें मिलता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। यहाँ डी भी लगाते हैं, पैरेललोपिपेड भी लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। मैं पैरेललोपाइप बोलना पसंद करता हूँ इसलिए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, ठीक है, ये है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें क्या देता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। और अगर मैं कोई कारण से तीनों वेक्टर को एक प्लेन में ले लूं तो काहेगा पैरेललोपाइप, जाहिर सी बात है वो क्या आ जाएगा, कोई वॉल्यूम ही नहीं बचेगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, आप 3 वेक्टर ले चुके हैं ए बी और सी, और उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपने निकाला और 0 आ गया। 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला, 0 आ गया। हमें समझ जाना है कि ऑल 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर। वो तीनों वेक्टर आपस में क्या हैं, कोप्लानर हैं, वो तीनों वेक्टर कोप्लानर हैं। और इसका मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं लिखने का। मान लीजिए ए है A1 B1 C1, B है A2 B2 C2 और C है A3 B3 C3। ये तीनों वेक्टर हमने लिख दिया। तो इसका लिखने के लिए तरीका हो जाएगा A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। समझ ही रहे हैं, इसको अगर हम एक्सपैंड करके लिखते तो कितना लंबा चौड़ा होता। मैट्रिक्स में हमें पैटर्न भी है, सिंपल भी है, हमें याद रह जाएगा। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ से अगर लिखना चाहें तो उसका फॉर्मूला भी है। कैसे आया आप डिराइव कर सकते हैं इसको देख करके कि ये सही है कि नहीं, और आपको पता चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आपको। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मेनली हम यूज़ तब करेंगे जब हमें कोप्लानर करना होगा 3 वेक्टर को। 3 वेक्टर हमें कभी कोप्लानर करने का दिक्कत आया, कभी लगा कि करना चाहिए, तो वो हम इस पे इसका यूज़ करेंगे, उस समय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 दिखा देंगे। और ये मैं कैसे लाया पैरेललोपाइप, ये आपको सोचना है, और डाउट क्लास में हम इसकी चर्चा ज़रूर करेंगे। तो ये था हमारा वेक्टर, जिसकी थ्योरी हमने अच्छी खासी देखी, कुछ क्वेश्चन भी करे। हम अच्छे सवाल और बोनस वीडियो में या फिर डाउट क्लास में करेंगे, और इसके सवालों को हम जारी रखेंगे।
तो वेक्टर यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें अगले दिन।